नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। अंदर आने के लिए इजाजत लेने की औपचारिकता निभाए बिना ही वे दोनों व्यक्ति दरवाजा खोलकर कैबिन में घुस आए। बैंक मैनेजर भुवनेश्वर शर्मा को बुरा तो लगा, फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे दोनों जैसे बिना पूछे अंदर घुसे थे, वैसे ही बिना पूछे कुर्सियां खींचकर शर्मा जी के सामने जम गए। शर्मा जी ने औपचारिकता निभाते हुए कहा, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मेरा नाम प्रमोद मित्तल है। उनमें से एक व्यक्ति शर्मा जी की ओर मुखातिब होकर बोला, आपके बैंक में मेरा अकाउंट है जिसका नंबर 610 है। मैं अपने खाते से 3.25 लाख रुपए निकालना चाहता हूँ। रकम है आपके खाते में? शर्मा जी ने पूछा। उसके हाँ कहने पर वो बोले, तो क्या परेशानी है? जितना चाहे निकाल ले। परेशानी है मैनेजर साहब, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। प्रमोद मित्तल शर्मा जी की ओर देखते हुए बोला, बात यह है कि मेरी पत्नी घर में ताला लगाकर बाजार चली गई है। चेकबुक घर में रखी है। जब तक वो लौटेगी तब तक बैंक का समय खत्म हो जाएगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे एक लूज चेक दे दे तो मेरा काम हो सकता है। प्रमोद मित्तल ने निवेदन किया। मिस्टर मित्तल, हमने आपको चेकबुक इशू की है, उसी के चेक का इस्तेमाल कीजिए। लूज चेक देना हमारे लिए संभव नहीं है। शर्मा जी का इनकार मित्तल को अच्छा नहीं लगा। वो सेवा और अधिकार की बात करते हुए बहस पर उतर आया, लेकिन भुवनेश्वर शर्मा अपनी बात पर अड़े रहे। जब मित्तल की किसी तरह दाल नहीं गली तो वो गुस्से में चला गया। अगर मित्तल का खाता पुराना होता तो शर्मा जी उसकी मदद कर देते, लेकिन नए खाते से पहली बार ही बड़ी रकम निकालने के लिए इस तरह की मदद करना उनके लिए संभव नहीं था। प्रमोद मित्तल 1:30 बजे बैंक आया था। वो बिना चेक के तुरंत बड़ी रकम निकालना चाहता था। इसके लिए उसने बहस भी की। इससे भुवनेश्वर शर्मा को लगा कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। सावधानी के तौर पर उन्होंने प्रमोद मित्तल का खाता चेक करा देना उचित समझा। उन्होंने अकाउंटेंट क्लर्क वीके तोमर से करंट अकाउंट नंबर 610 की जानकारी मांगी। रिकॉर्ड देखने के बाद वीके तोमर ने भुवनेश्वर शर्मा को बताया कि प्रमोद ने 11 नवंबर को 1000 रुपए से संजय वुलन कारपेट के नाम से करंट अकाउंट खोला था। अकाउंट फॉर्म में प्रमोद ने अपना पता KV 99 कविनगर गाजियाबाद लिखा था। खाता खुलवाने के लिए उसे इंट्रोड्यूस किया था जयश्री ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर चंद्रकिरण कनानी ने। कनानी का करंट अकाउंट नंबर 251 था। प्रमोद मित्तल ने अपने खाते में 18 नवंबर को संजय वुलन कारपेट के नाम का 3,55,000 रुपए का एक ड्राफ्ट जमा किया था। ये ड्राफ्ट PNB दिल्ली की माल रोड शाखा ने जारी किया था। बाद में 25 नवंबर को उसने चेक नंबर 648751 से अपने खाते से 15,000 रुपए निकाले। 3,41,000 रुपए की रकम उसके खाते में अभी भी जमा थी। मित्तल ने पैसा निकालने के लिए जो उतावलापन दिखाया था वही शक की वजह बना। भुवनेश्वर शर्मा ने अपने एक आदमी को ये पता करने कविनगर भेजा कि प्रमोद मित्तल ने बैंक को संजय वुलन कारपेट का और अपना जो पता दिया है वो सही है या नहीं। पता चला कि इस पते पर ना तो संजय वुलन कारपेट का ऑफिस है और ना ही वहाँ कोई प्रमोद मित्तल रहता है। प्रमोद मित्तल ने बैंक को गलत पता दिया था। ये जानने के बाद भुवनेश्वर शर्मा को पूरा विश्वास हो गया कि प्रमोद मित्तल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के चक्कर में है। उन्होंने प्रमोद द्वारा बैंक में जमा कराए गए 3,55,000 रुपए की ड्राफ्ट की पूरी डिटेल देकर वीके तोमर को माल रोड दिल्ली स्टेट PNB की शाखा भेजा। तोमर ने लौटकर बताया कि PNB की माल रोड शाखा से वो ड्राफ्ट जारी नहीं हुआ था। निस्संदेह वो ड्राफ्ट फर्जी था। भुवनेश्वर शर्मा ने समस्त बैंक कर्मचारियों को सचेत कर दिया कि प्रमोद मित्तल जब भी अपने खाते से पैसा निकालने आए तो उन्हें सूचित कर दिया जाए। ये मामला था PNB की जिंदल नगर गाजियाबाद शाखा का। भुवनेश्वर शर्मा इसी शाखा के बैंक मैनेजर थे। 2 दिसंबर 1993 को प्रमोद मित्तल अपने 3 साथियों के साथ सफेद रंग की मारुति कार में बैंक में पहुंचा। उसके 2 साथी बैंक के बाहर कार में बैठे रहे। एक साथी को साथ लेकर वो बैंक में गया। प्रमोद ने 3,25,000 रुपए का बियरर चेक अकाउंट क्लर्क वीके तोमर को दिया, जो उन्होंने प्रमोद को लौटाते हुए कहा, बड़ी रकम का मामला है, आप मैनेजर साहब से बात कर ले। प्रमोद मित्तल चेक लेकर भुवनेश्वर शर्मा के पास पहुंचा। उन्होंने पहले उससे चेक लेकर देखा, फिर तोमर को बुलाकर पूछा,
करंट अकाउंट नंबर 610 का बैलेंस बताइए। 3,41,000 रुपए बैलेंस है, तोमर ने खाता खोलकर देखते हुए बताया। भुवनेश्वर शर्मा चेक पास करके तोमर को थमाते हुए बोले, बड़ी रकम है, गिनने में परेशानी होगी, इन्हें स्ट्रांग रूम में ले जाकर भुगतान कर दीजिए। प्रमोद मित्तल और उसके साथी को कोई शक नहीं हुआ। वे तोमर के साथ स्ट्रांग रूम में चले गए। तोमर ने कैश बॉक्स से रकम निकाली और प्रमोद को देते हुए बोले, इत्मीनान से गिन ले। जब प्रमोद और उसका साथी रकम गिनने लगे तो तोमर स्ट्रांग रूम से बाहर आ गए। प्रमोद मित्तल एवं उसका साथी कुछ समझ पाते इससे पहले ही तोमर ने स्ट्रांग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। ये पहले से ही बनाई गई योजना थी। प्रमोद और उसके साथी को स्ट्रांग रूम में बंद करके भुवनेश्वर शर्मा और वीके तोमर थाना मसूरी पहुंचे और सारी बातें थाना प्रभारी राजीव कुमार को बताई। राजीव कुमार ने उन लोगों की सूचना पर धारा 420/468 के तहत मुकदमा दर्ज करके सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह को उनके साथ बैंक भेज दिया। पुलिस पार्टी बैंक पहुंची तो बाहर खड़ी मारुति में बैठे दोनों लोग खिसकने लगे। बलजीत सिंह ने उन्हें भी पूछताछ के लिए रोक लिया। बलजीत सिंह ने मित्तल और उसके साथी को स्ट्रांग रूम से निकालकर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि प्रभु मित्तल का असली नाम प्रबोध चंद्र गुप्ता था और वो कविनगर की कोठी नंबर 113 में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके साथ जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसका नाम अशोक आर्य था। वो कैलाश नगर विजयनगर गाजियाबाद का रहने वाला था। शेष दो लोग जो मारुति कार में बैठे मिले थे उनमें एक ड्राइवर फखरुद्दीन था और दूसरा दिल्ली का रहने वाला ब्रह्मपाल शर्मा था। बलजीत सिंह चारों लोगों को गिरफ्तार करके मारुति सहित थाना मसूरी ले आए। थाने पर चारों लोगों से विस्तार से पूछताछ की गई। प्रबोध चंद्र गुप्ता की 1.5 साल पहले तक डासला गेट पर काफी बड़ी दुकान थी। वो कारपेट का व्यापार करता था। किन्हीं वजहों से उसे इस व्यापार में घाटा हो गया। घाटे को कवर करने की उसने काफी कोशिश की लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मजबूरी में उसे काम बंद करना पड़ा जिससे उस पर लाखों रुपए का कर्जा हो गया। प्रबोध जब लेनदारों से आंखें चुराता घूम रहा था तभी उसकी मुलाकात दूर के एक रिश्तेदार राजवीर से हो गई। राजवीर फरीदाबाद का रहने वाला था। सारी बातें जानने के बाद राजवीर ने प्रबोध से कहा, मोहनपुरी विजय पार्क भजनपुरा में मेरा एक दोस्त ब्रह्मपाल शर्मा रहता है, तुम उससे मिलो, वो तुम्हारा घाटा पूरा करा देगा और कर्ज भी उतरवा देगा। प्रबोध ने राजवीर का परिचय देकर ब्रह्मपाल शर्मा से मुलाकात की। ब्रह्मपाल शर्मा बोला, तुम हमारे साथ बैंक चीटिंग का काम करो, इस काम में तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रबोध तैयार हो गया। ब्रह्मपाल ने उसकी मुलाकात अशोक आर्य और रामपाल से कराई। ये लोग भी ब्रह्मपाल शर्मा के साथ बैंक चीटिंग करते थे। राजवीर भी इन्हीं लोगों का साथी था। प्रबोध इन लोगों की टीम में शामिल हो गया। घटना से लगभग 1.5 महीने पहले राजवीर, अशोक, ब्रह्मपाल और प्रमोद सहारनपुर पहुंचे। वहां ब्रह्मपाल शर्मा ने पीएनबी की सिविल लाइन शाखा में राजपूत बिक्र फील्ड के नाम से 1,000 रुपए से एक करंट अकाउंट खोला। खाता खोलने के 2 दिन बाद ही उसने अपने खाते में 7,35,000 रुपए का ड्राफ्ट जमा कराया। इसके 2 दिन बाद उसने अपने खाते में 8,65,000 रुपए का एक ड्राफ्ट जमा कराया। बाद में उसने 3 बार में अपने खाते से पूरी रकम 16 लाख रुपए निकाल ली। ब्रह्मपाल शर्मा ने बैंक में जो ड्राफ्ट जमा कराए थे वे पीएनबी माल रोड दिल्ली की ओर से जारी हुए थे। जाहिर है दोनों ड्राफ्ट फर्जी थे। 16 लाख रुपए में से 50,000 रुपए प्रबोध को मिले। शेष रुपए गिरोह के दूसरे लोगों में बांट दिए गए। गिरोह के नियमों के अनुसार अपने नाम से बैंक खाता खोलने और बैंक से रकम निकालने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता था। प्रबोध को ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इसलिए तय हुआ कि अगली बार खाता उसी के नाम से खुलवाया जाएगा। इसी योजना के तहत पीएनबी जिंदल नगर में प्रबोध के नाम से खाता खोला गया था। ये अलग बात थी कि उसने अपना नाम प्रमोद मित्तल दर्शाया था। 1 नवंबर को प्रबोध को अपने किसी लेनदार का पैसा देना था, लेकिन इत्तेफाक से उसकी पत्नी ताला लगाकर कहीं चली गई थी। चेकबुक घर में थी। प्रबोध ये सोचकर अपने साथी अशोक के साथ बैंक चला गया कि वहां लूट चेक लेकर कुछ पैसा निकाल लेगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो बैंक मैनेजर भुवनेश्वर शर्मा की नजर में आ गया। प्रबोध गुप्ता, अशोक आर्य और ब्रह्मपाल शर्मा ने पूछताछ में बताया कि उनके गिरोह का सरगना बालीनगर दिल्ली का रहने वाला के गुप्ता उर्फ पवन कुमार है, जो राजवीर और देवेंद्र उर्फ मेंटल के सहारे पूरे गिरोह को चलाता है। के गुप्ता ही फर्जी ड्राफ्ट बनाकर गिरोह के लोगों को देता था।
प्रमोद गुप्ता, ब्रह्मपाल शर्मा, अशोक आर्य और फखरुद्दीन इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सके। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था। इस मामले की रिपोर्ट जब गाजियाबाद के एसएसपी वीके गुप्ता और एसपी ओपी सागर को मिली तो उन्हें लगा कि बैंक से धोखाधड़ी का ये मामला इतना छोटा नहीं है। उन्होंने मुरादनगर की डीएसपी साधना गोस्वामी को निर्देश दिया कि वो इस गिरोह के शेष लोगों को भी तुरंत गिरफ्तार करे। साधना गोस्वामी ने राजीव कुमार और बलजीत सिंह को लेकर पुलिस पार्टी तैयार की और 6 दिसंबर को इस गिरोह के 6 सदस्यों को गाजियाबाद बाईपास पर गिरफ्तार कर लिया। 2 कारों में सवार ये लोग दिल्ली जा रहे थे। एक कार में अशोक कुमार, गजेंद्र सिंह और राजवीर सवार थे। दूसरी में केके गुप्ता, उसकी पत्नी कांता गुप्ता और हरविंदर सिंह उर्फ बिल्ला। पुलिस ने इन लोगों की तलाशी ली तो इनके पास से पीएनबी माल रोड दिल्ली की 25/57 नंबर की 25 ड्राफ्टों वाली एक ड्राफ्ट बुक मिली। इसके अलावा गिरोह के लोगों के पास से पीएनबी माल रोड दिल्ली के छपे हुए 60 लिफाफे जिन पर बैंक मुहर भी लगी हुई थी, चेक जमा कराने वाली स्लिपें, 5 मशीन, अंग्रेजी हिंदी की कई मुहरें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं के भरे हुए 15 ड्राफ्ट, 6 ड्राफ्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, 5 ड्राफ्ट सिंडिकेट बैंक के, 2 ड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के, एक ड्राफ्ट जम्मू एंड कश्मीर बैंक के और बैंक ऑफ इंडिया के कुल मिलाकर लगभग 20 लाख रुपए के 63 ड्राफ्ट मिले। पुलिस सबको गिरफ्तार करके थाना मसूरी ले आई, जहां उनसे विस्तार से पूछताछ की गई। इस कहानी के 54 साल के नायक केके गुप्ता उर्फ पवन कुमार ने सन 1959 में अपने कैरियर की शुरुआत जीवन बीमा निगम में क्लर्क के रूप में की थी। वो मात्र मैट्रिक पास था। उसकी पहली नियुक्ति आसफ अली रोड स्थित जीवन बीमा निगम के ऑफिस में हुई। सन 1960 में उसका ट्रांसफर जनपद शाखा में हो गया। सन 1960 में ही केके गुप्ता की शादी हुई। जिन दिनों की ये बात है, उन दिनों केके गुप्ता का परिवार आर्थिक रूप से बहुत तंग था। इसी तंगी को दूर करने के लिए केके गुप्ता ने एक रास्ता खोज निकाला। कई लोग अपने LIC प्रीमियम भरने के लिए गुप्ता पर विश्वास करके उसे ब्लैंक चेक देते थे। लोगों के इस भरोसे का लाभ उठाकर केके गुप्ता उन चेकों में कुछ ज्यादा रकम भरता और किसी भी नाम से बैंक से कैश करा लेता। चेक देने वालों की प्रीमियम की रकम जमा कर शेष पैसा वो अपने पास रख लेता था। इस तरह वो एक चेक पर 200-400 रुपए कमा लेता था। अपने इस धंधे में उसने भारतीय जीवन बीमा निगम के एक चपरासी को भी शामिल कर रखा था। उस चपरासी को वो बराबर का हिस्सा देता था। इस तरह की हेरा फेरी करते करते एक दिन गुप्ता से गलती हो गई। हुआ ये कि एक व्यक्ति ने गुप्ता को प्रीमियम जमा कराने के लिए कोरा चेक दिया तो उसे क्रॉस कर दिया। गुप्ता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसने उसी चेक में नाम और 464 रुपए की रकम भरकर चपरासी को बैंक भेज दिया। बैंक कर्मियों को संदेह होने पर चपरासी पकड़ लिया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने केके गुप्ता का नाम बता दिया। पुलिस ने गुप्ता को भी धर दबोचा। गुप्ता ने पूछताछ में सारी बातें उगल दी कि उसने अब तक कितने चेक कैश कराए थे। फलस्वरूप गुप्ता को जेल जाना पड़ा। LIC से भी उसे निलंबित कर दिया गया था। ये सन 1960 की बात है। नौकरी जा चुकी थी। गुप्ता जेल से छूटकर बाहर आया तो उसके पास परिवार चलाने के लिए आय का कोई साधन नहीं था। परेशानी के उन दिनों में गुप्ता ने मन ही मन फैसला किया कि अब तक उसने छोटी धोखाधड़ी की थी, पर अब वो बड़ा काम करेगा। गुप्ता को बैंकिंग की पूरी जानकारी थी, इसलिए उसके लिए ये काम कोई मुश्किल भी नहीं था। उन दिनों कंप्यूटरों से तैयार ड्राफ्ट होते नहीं थे। चेक की तरह ही सादे सादे ड्राफ्ट होते थे, जिन्हें विभिन्न प्रेसों में छपाया जाता था। जुगाड़ भिड़ाकर केके गुप्ता ने जाली ड्राफ्ट बुक छाप ली और बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने लगा। इस काम में वो 2-4 बार पकड़ा भी गया तो जमानत पर बाहर आ गया। उसका धंधा चलता रहा। इसी धंधे में उसने लाखों रुपए कमाए। फर्जी ड्राफ्टों से बैंकों से पैसे निकाल कर गुप्ता ने बाली नगर में शानदार कोठी बनवाई। अपने 2 लड़कों और 2 लड़कियों को पढ़ाया लिखाया। गुप्ता का बड़ा लड़का प्रदीप अपनी पत्नी बच्चों सहित कनाडा में रह रहा है। लड़कियों की शादी हो चुकी है। छोटे बेटे को गुप्ता ने करावल नगर दिल्ली में रेडीमेड कपड़ों की दुकान खुलवा दी है। केके गुप्ता ने सन 1985 में जयपुर के लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक में उमेश जैन के नाम से 1000 रुपए से चालू खाता खोलकर 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट जमा कराया। इत्तेफाक से तब तक कंप्यूटराइज्ड ड्राफ्ट आ चुके थे। जब गुप्ता बैंक से पैसा निकालने पहुंचा तो वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद ही उसे कंप्यूटराइज्ड ड्राफ्ट की बात पता चली। गुप्ता जेल से बाहर आया तो उसने सोच विचार करके
बैंकों के चपरासियों, क्लर्कों और अन्य छोटे कर्मचारियों से यारी बनानी शुरू कर दी। गुप्ता के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए वो बैंक के कर्मचारियों को कभी अपने घर पर तो कभी होटलों में पार्टियां देने लगा। गुप्ता के साथ शराब पीने के बाद जब बैंक कर्मचारी फंस जाते तो गुप्ता उन्हें मोटी रकम देने का लालच देकर उनसे बैंक स्टेशनरी, मुहरे और ड्राफ्ट आदि चोरी करवा लेता। इस तरह उसने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों के बैंकों के कर्मचारियों को अपने जाल में फंसा लिया। जब भी गुप्ता को किसी बैंक का फर्जी ड्राफ्ट बनाना होता तो पहले वो उस बैंक से नमूने के लिए 150 रुपए का ड्राफ्ट बनवाता और उसी को देखकर उसी बैंक का मोटी रकम का ड्राफ्ट तैयार करवा लेता। गुप्ता को सबसे ज्यादा परेशानी आती थी बैंकों में नए नए खाते खोलने में। एक ही आदमी द्वारा बार बार खाता खोलना और इंट्रोड्यूसर ढूंढना संभव नहीं था। इसके लिए गुप्ता ने दिल्ली, जयपुर, कानपुर, देहरादून, गाजियाबाद, फरीदाबाद और फर्रुखाबाद इत्यादि शहरों के सैकड़ों लोगों को अपने गिरोह में शामिल किया। ये लोग गुप्ता द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्टों से जो रकम बैंक से प्राप्त करते थे उनमें से 50% हिस्सा गुप्ता का होता था। शेष रकम गिरोह के दूसरे लोगों को उनके काम के हिसाब से बांट दी जाती थी। जब आदमी के पास हराम का पैसा आता है तो वो उल्टे सीधे शौक भी पाल लेता है। सन 1986 में गुप्ता के संबंध गांधीनगर, दिल्ली की माया से हो गए। गुप्ता ने माया को अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा देकर गांधीनगर में मकान खरीद लिया। साथ ही उसे रेडीमेड गारमेंट की दुकान भी खुलवा दी। 2 पत्नियों के बाद भी गुप्ता का मन नहीं भरा तो उसने एक अन्य युवती रेखा पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए। गुप्ता ने रेखा को करावल नगर में एक मकान लेकर दे दिया। बैंक फ्रॉड के मामले में गुप्ता अब तक 9 बार दिल्ली में, 4 बार राजस्थान में और 3 बार उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया है। पुलिस का अनुमान है कि उसने पिछले 30 सालों से कम 40 करोड़ रुपए की ठगी की है। राजवीर और देविंदर पिछले 6 साल से उसके साथ है। पुलिस का अंदाजा है कि ये लोग गुप्ता के साथ कम से कम 20 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। सभी दोषियों से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें 7 दिसंबर को गाजियाबाद के सीजीएम की अदालत में पेश किया। के गुप्ता, प्रबोध और ब्रह्मपाल को पुलिस ने 3 दिनों की पुलिस कस्टडी पर रिमांड पर ले लिया और शेष अभियुक्तों को जेल भेज दिया। 10 दिसंबर को इन तीनों को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।